नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। बहुत स्वागत है आपका। कश्मीर में बड़े आतंकवादी के मारे जाने के बाद लगातार तनाव जारी है। पुलिस पर पथराव हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी को मार गिराया। इस आतंकी पर 10 लाख का इनाम था। आप समझ सकते हैं कि ये कितना खूंखार होगा। लेकिन इस आतंकी के खात्मे पर कश्मीर में हमेशा देश के खिलाफ बातें करने वाले नेता आंसू बहा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। बुरहान जैसे आतंकवादी को हीरो जैसा ट्रीट करना क्या जायज़ है? क्या आतंकवादी के शव उनके परिवारों को सौंपने चाहिए? क्या आतंकियों की मौत पर सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाने के बजाय सियासत होनी चाहिए? ऐसे कई सवाल और भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। खास पेशकश कश्मीर में कोहराम में, जिसमें हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो में दिख रहा ये चेहरा हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय और मोस्ट वांटेड आतंकी बुरहान अशरफ वानी का है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 21 साल के बुरहान को सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में हुए एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी कामयाबी है, लेकिन कश्मीर में सियासत की रोटियां सेकने वालों को सुरक्षा बलों की कामयाबी का जश्न पच नहीं रहा है। वो एक आतंकी की मौत पर मातम मना रहे हैं और इसी मातम में उन्होंने श्रीनगर बंद का ऐलान तक कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर एक आतंकी की मौत पर मातम क्यों? आतंकी की मौत पर सियासत क्यों? जम्मू कश्मीर में जो नेता सुरक्षा बलों की वजह से पूरी तरह से महफूज हैं, आराम से जी रहे हैं, वही अब आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद राज्य में हालात बिगड़ने की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, बुरहान वानी ना ही पहला शख्स था जिसने बंदूक उठाई और ना ही वो आखिरी होगा। ये बड़ी खबर है और घाटी में कुछ दिन तनावपूर्ण रहने वाले हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज रोक दी गई हैं। कई जगहों पर प्रतिबंध, कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया है। जब तक आप भारत का संविधान लागू नहीं करेंगे, धारा 370 में आप संशोधन नहीं करेंगे, कितने उग्रवादियों को मारेंगे, कितने को गिराएंगे, कितना प्रोपेगेंडा करेंगे, इसमें कोई भी बेसिस नहीं है। ये कोई भी समाधान नहीं है। बुरहान वानी तब सुर्खियों में आया था जब पिछले साल उसका एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर एक्टिव बुरहान सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन गया था। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर के युवाओं को बरगलाने में उसके कई वीडियो सामने आए थे। आतंकी बुरहान ने घाटी में सैनिक कॉलोनियों और कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी बनाए जाने पर हमले की धमकी भी दी थी। अनंतनाग में पिछले महीने 3 पुलिस वालों की हत्या के बाद बुरहान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके और हमले की चेतावनी दी थी। कश्मीर के त्राल का रहने वाला बुरहान साल 2010 में महज 15 साल की उम्र में ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गया था। बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लिए, क्योंकि बुरहान वानी वो शख्स था जिसने टेररिज्म का पूरा जाविया ही चेंज कर दिया। सब पहले तो लोग छुपा करते थे और पुलिस को, इंटेलिजेंस को पता करना पड़ता कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। ये शख्स था जिसने सोशल मीडिया पर आके आर्मी फटीक्स में अपने नेम प्लेट लगा के डिक्लेयर किया कि हम टेररिस्ट हैं। इसके मारे जाने का कई असर होंगे। एक तो कासिम जो साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ था, वो पाकिस्तानी था, 5 साल से कश्मीर में फैला हुआ था, बहुत युवकों को जोड़ रहा था। और दूसरा ये, उनका जो मनोबल है लोकल्स का बहुत बड़े पैमाने पर गिरेगा। हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की सोच चौंकाती है। वो भी तब जबकि उन्हें इस बात का पता है कि बुरहान एक आतंकी है। साथ ही एक आतंकी के लिए सियासत की दुनिया से जुड़े लोगों का यह दर्द समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यही है कि एक आतंकवादी को हीरो बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। कश्मीर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ताज़ा अपडेट ये है कि 8 लोग इस क्लैशेस में मारे जा चुके हैं और इनमें ज़्यादातर जो घायल हैं वो सुरक्षा बल से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस वाले हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं।
तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जय नारायण व्यास जी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और सुशील पंडित जी हैं, फाउंडर रूट्स इन कश्मीर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जय नारायण जी आपसे ही करेंगे। आखिर एक आतंकवादी को मारने के बाद जिस बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लगता है कि जो सिंपैथाइजर्स हैं कश्मीर में उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और शायद ये आतंकवादियों के पनपने का एक कारण है, आपको लगता है? नहीं, वो मैं आपके तर्क से पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि जब तक ये जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए सब चीज़ें यहाँ शांति और अमन का राज्य बने और कश्मीर का भी सबके साथ भारत में जो प्रोग्रेस हो, जब तक ये लोग ये जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री जब इस तरह का ट्वीट करते हैं तो आपकी बात से मैं मानता हूँ कि मैं पूर्णतः सहमत हूँ। एक और बात कहना चाहूँगा, इसे मौकों पे क्या होता है और क्या पेट्रियोटिज्म की भाषा होनी चाहिए जी। जब गल्फ वॉर चल रहा था, यूके भी इसमें जुड़ा हुआ था, तब कुछ लोगों ने गल्फ में जो लोग लड़ रहे थे ये इनके जो साथी दलों के सामने, उनके सफलता के लिए प्रार्थना करने का एक ऐलान किया। ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल चुस्तेदी से उनको बता दिया कि जो भी वी आर एट वॉर, हम लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सैनिक वहां कार्यरत हैं, मर रहे हैं, और जो भी हमारे सामने लड़ने वाले दुश्मनों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है, ही इज अ ट्रेटर, वो इस देशद्रोही है। बिल्कुल। तो ब्रिटिश सरकार ने ये भावना यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई देती है, ये बड़ा सवाल है। जय नारायण जी, आपने जो ये बात उठाई है उसका जवाब आलोक शर्मा जी से लेते हैं। आलोक जी, खुलकर क्यों नहीं आते हैं सुरक्षा बलों के समर्थन में, उनकी पीठ क्यों नहीं थपथपाई जाती है? उमर अब्दुल्ला क्यों कहते हैं कि ये पहला शख्स नहीं है बुरहान जिसने बंदूक उठाई है, आगे भी होता रहेगा? इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग, अपने सुरक्षा बलों को प्रेस करने के, उनकी तारीफ करने के, आप इस तरह का एक ऐसा बयान दे रहे हैं जैसा लगता है कि बहुत बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं उमर अब्दुल्ला या उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, तो मुझसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था। नहीं, एक जनरल मैं पूछ रहा हूं कि कोई भी बड़ा नेता, किसी भी बड़े नेता ने बहुत पीठ नहीं थपथपाई है सुरक्षा बलों। मेरी बात तो सुनिए जी। मैं पीठ थपथपाना चाहूँगा। मैं एक बहुत छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरक्षा बलों ने जो भी कामयाबी अर्जित की है, हम सुरक्षा बलों का धन्यवाद करते हैं। और सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई के लिए जो भी शब्द हों, मेरे पास शब्द नहीं है। सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी दी है और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात पिछले 2 साल में बिगड़े हैं, इसमें केंद्र सरकार को भी सोचना होगा। क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है कि इस तरह की घटना होती है और पूरा कश्मीर जो है जलने लगता है? क्या इसमें कहीं पीडीपी की सरकार और बीजेपी की सरकार है, उसकी नाकामयाबी तो नहीं छुपी है? क्या इसके अंदर आपको ये तो नहीं लगता कि जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी और उनके लिए जो 600-700 लोग बंद थे, उनको छोड़ देना ईद से पहले दिन, क्या ये एक नाकामयाबी नहीं है बीजेपी की सरकार की और वहाँ की पीडीपी की सरकार की? क्या ये नहीं लगता कि उन जो पत्थरबाजी की घटनाओं में लोग शरीक थे, उनके साथ साथ शायद कुछ कट्टरपंथी लोगों को भी छोड़ा गया है? इसकी कोई लिस्ट अभी तक कहीं पर, किसी जगह पर, किसी वेबसाइट पर नहीं है कि किन किन लोगों को छोड़ा गया है। बहुत सवाल खड़े हैं आज। या वही पीडीपी नहीं है जिसने अमरनाथ यात्रा के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर देने के लिए मना कर दिया था? और बीजेपी जो हिंदुत्व की ठेकेदार और राष्ट्रवाद की ठेकेदार बनती है, क्या उन्होंने जाकर सरकार नहीं बनाई उनके साथ? क्या आज तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कौन सी वजह सामने आया? आलोक जी, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपकी बात समझ नहीं आ रही है। आपकी बात ये समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, उसके आधार पर ये ऑपरेशन किया और बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। ना केवल बुरहान को मारा है, बल्कि 2 और खूंखार आतंकवादियों को मारा है। सुशील पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे। आप मेरी बात, ब्रजेश जी, मेरी बात को आप डाइवर्ट मत कीजिए। नहीं, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। आप पूरी तौर पे नहीं, आप पूरी तौर पे सुनिए जरा, आप सुनिए बात को। आप सुनना नहीं चाहते तो मैं उठ जाता हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो आज हो रहा है, वहां पर जो आग जल रही है, क्या उसमें सरकार का फेलियर नहीं है? क्या सरकार का फेलियर है? सरकार का वहां जम्मू कश्मीर के इंटेलिजेंस, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? जी। बीजेपी के प्रवक्ता आज भी यहां पर बहुत जल्दी से जय नारायण जी मुस्कुरा रहे हैं, जय नारायण जी, लफाजी से
क्या आप देखिए कि क्या चलिए जयनारायण जी से बता दीजिए, जम्मू कश्मीर एक रिएक्शन ले लेते हैं। आपने जो सवाल उठाया, क्या ये सरकार का फेलियर है? जयनारायण जी। आलोक जी, कम से कम ये मौके पे इस चर्चा में आप इतना दिल छोटा करेंगे वो अपेक्षित नहीं, आप लोग जो हैं हमेशा दूसरे लोगों को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज रो रही होगी। ये बात वही है कि दो विधान, दो निशान, दो झंडे, आप सुन रहे थे, आप सब भूल गए होगा। आलोक जी ये नहीं होगी जो है बात। चुनाव होने के बाद कहती है कि अलगाववादियों की वजह से सफल चुनाव हुआ है, तो क्या ये फेलियर नहीं है? क्या ये आलोक जी सुन लेने दीजिए। जयनारायण जी क्या कह रहे हैं? जी बोलिए जयनारायण जी बोलिए। नहीं है जयनारायण आप जी जब बोल रहे थे, आप अनाप शनाप बातें कर रहे थे। चलिए जयनारायण जी आप बोलिए। फेलियर बताइए ना, आपका क्या तर्क है? पे मुझे केवल ये बता दीजिए, 2 साल में कश्मीर की हालत सुधरी है? आलोक जी जयनारायण जी को बोलने दीजिए। आज का प्रसंग हुआ है, उसको आप इंटेलिजेंस फेलियर कहने पे तुले हुए। आप अगर तय करके आए हैं कि आपकी नाकामयाबी की बात मैं न करूं, तो आप तय करके आए तो बता दीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं, पूरी दुनिया कांग्रेस को जानती है। आप आज विपक्ष के लायक भी नहीं रहे वहां के बारे में बात कीजिए ना। मुझे आप बताने की कोशिश मत करें। अरे भाई, देश तय करेगा आने वाले समय में, देश तय करेगा आने वाले समय में। देश देख रहा है कि कश्मीर नीति और विदेश नीति और पाक नीति किस तरह से फेल हो गई है आपकी। केवल भाषण देने से देश नहीं चलता है। मोदी जी को आज समझना होगा कि केवल वहां पर सुशील पंडित जी से एक रिएक्शन लेते हैं। आप लोगों के पास आएंगे। सुशील जी आपको लगता है जो सवाल सबसे पहले उठाया था आपने, सबसे पहले जो सवाल उठाया था कि एक आतंकवादी की मौत पर सियासत हो रही है, उसे हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, आपको भी लगता है कि कश्मीर में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है? आप कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? सुशील जी देखिए, ये जो दो दल इस मौके पर भी आपस में गुत्थम गुत्था है और ये इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये देश इस आग से कैसे बचेगा। यही वजह है कि हम बार बार झुलसाए जाते हैं। आज सुरक्षा बलों को बधाई देने का समय है। उन्होंने अपने खुफिया तंत्र से और फिर अपनी रणनीति से इन खूंखार आतंकवादियों को समाप्त किया, लेकिन इनके किए कराए पे पानी फेरने का काम किया है राज्य सरकार ने। उन्होंने इन आतंकवादियों के शवों को सौंप दिया उन लोगों को जिन्होंने फिर एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया, एक ऐसा दृश्य हमारी आंखों के सामने लाया जिससे कि ये दरिंदे, ये छुटभैये बदमाश एकाएक उन लोगों की आंख में हीरो बन गए जो अभी अपरिपक्व हैं, अभी कम उम्र के हैं। सुशील जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। जीवन में अभी कोई अर्थ नहीं है और जिसको देख करके वो बरगलाए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। जयनारायण जी, इस पे आपसे एक रिएक्शन हम चाहेंगे। आपको लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही कड़े नियम बनाने की जरूरत है कि आतंकवादी, जिसके लिए कहा जाता है कि उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका शव क्यों सौंपा जाए? क्यों यहां पर इंटेलिजेंस फेलियर की बात आती है? जैसा कि आलोक जी कह रहे थे, क्या सरकार को या सुरक्षा बलों को यह अंदेशा नहीं था कि अगर शव को हम देते तो इतनी बड़ी संख्या में बुरहान के सिंपैथाइजर्स हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, इस तरह की पत्थरबाजी होगी, 8 लोग और मारे जाएंगे। सहज बुद्धि का फेलियर है। जी जयनारायण जी, बुद्धि का फेलियर है। मैं सुशील जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये वहां की सरकार की। चलिए सीधा सा सवाल है जयनारायण जी, क्या आतंकवादी के शव को सौंपा जाना चाहिए उनके परिवार को? आलोक जी बोलने नहीं देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। जयनारायण जी नहीं, अगर आलोक जी बोलने नहीं देने पे तुले हुए हैं तो मुझे नहीं आलोक जी आप जवाब दीजिए। सीधा सा सवाल है, क्या आतंकवादी के शव को उसके परिवार वालों को सौंपना चाहिए? देखिए, नहीं, ये मुद्दे पे राज्य सरकार को जो भी सीख लेनी चाहिए। मैं उसका कोई यहाँ ये तर्क उनका क्या था और क्या हुआ इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां हैं, आज ये परिस्थितियां खड़ी क्यों हुई है? आप राज्य सरकार को दोषी गिनते हैं, आप जो अलगाववादी नेता हैं, इसकी बात पे नहीं मत जाइए, आप इधर-उधर मत घुमाइए बात को। जो मुख्यमंत्री नहीं, आप गलत ले जा रहे हैं टॉपिक को। आज आपका इंटेलिजेंस कंप्लीटली फेल हो रहा है और आप इसको वापस लेके जा रहे हैं। आप नहीं,
देखिए फिर से वापस आ गए गांधी परिवार पे चले आप जाते फिर से वापस आ गए आपका है। आपको मैं एक मानता हूं कि चैन नहीं हो। निष्पक्ष व्यक्ति सुशील पंडित कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि का फेलियर है, तो सही। और आप आज पहुंच रहे हैं कि हम नेहरू जी ने जो परिवार को आपने जो परिवार के जो बौद्धिक स्तर क्या बौद्धिक तौर पर आपने भारतीय जनता परिवार पार्टी के दिवालिया हो पौधे गई है। को वटवृक्ष बनाया, वो अब्दुल्ला परिवार क्या कर वही रहे हैं? परिवार अरे उस परिवार के बाहर भी आइए आप लोग। आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया। आपने जो है आतंकवादियों की डेड बॉडी को वहां पर नुमाइश के लिए आपने खुला छोड़ दिया। आपको अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो आज आप पीडीपी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। जी, तो सवाल यही होता है। भारतीय जनता पार्टी बौद्धिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। सवाल ये नहीं है, नहीं अधिकार जय नारायण जी, सवाल आपका अगर आपको लगता है अगर शव नहीं सौंपा जाता तो शायद इतने बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजी 8 लोग और मारे गए हैं, वैसा कुछ ना होता। और आप कहते हैं कि कांग्रेस को जवाब देने का समय नहीं है। आलोक जी आप हमें पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है, टेररिज्म बढ़ा है। मोदी साहब का वो 3D 4D 5D कहां चला गया? सुशील जी आप बोलिए। और मोदी जी वहां पर आलोक जी सुशील जी को सुन लेते हैं। आलोक जी एक मिनट। सुशील जी एक बात कहने का अवसर चाहिए। जी बोलिए। आप देखिए अमेरिका का दिमाग खराब नहीं था कि जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तो उसके शव को चुपचाप समुद्र में दफनाया गया। यूपीए सरकार ने भी कुछ अक्ल लगाई और अफजल गुरु के शव को तिहाड़ की एक अनमार्क ग्रेव में दफन किया गया। लेकिन ये हम राष्ट्रवादी देशभक्त लोग देखते हैं कि मेमन के शव के ऊपर पूरे बंबई को उमड़ाने की एक कोशिश होती है। कश्मीर में एक के बाद एक पाकिस्तानी आतंकवादियों के शवों तक का एक बड़ा जलूस की शक्ल में नमाज जनाजा होता है। आप इस तरह के दृश्य पैदा करके क्या ये नहीं करते कि पूरे जनमानस में एक उद्वेलन, एक आंदोलन को जन्म दें और नए आतंकवादी पैदा करें? ये सहज बुद्धि का सवाल है। इसके लिए किसी बहुत बड़ी विलक्षण बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है। दुनिया में कहीं इस तरह के आतंकवादियों के शव देख करके बड़े बड़े समारोह आयोजन नहीं कराए जाते। बिल्कुल। और इस देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है सरकार के ऊपर कि आखिर आतंकवादी का शव क्यों सौंपा जाए। और इंटेलिजेंस इनपुट आपको मिलता भी है कि अगर शव दिया जाता है तो जिस बड़े पैमाने में जुलूस की शक्ल में उसके शव को लेकर जाया गया और उसे दफनाया गया है, उसके बाद से जो हिंसा है और ज़्यादा भड़क उठी है। इसके कुछ और रिपरकशंस भी देखने को मिले हैं। हमने देखा है कि जब बुरहान को मारा गया है उसके बाद से अंदेशा हुआ कि कहीं अमरनाथ यात्रियों पर अटैक ना हो जाए, इसलिए एहतियातन अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है, इसके अलावा कुछ ट्रेन की सर्विसेज रोक दी गई हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। बहुत जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद एहतियात बरतते हुए अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। अमरनाथ यात्रियों के नए जत्थे को जम्मू में ही रोक दिया गया है। अंदेशा है कि आतंकवादी के खात्मे पर बदला लेने के लिए अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा अंदेशा अलगाववादियों की तरफ से है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया है। अंदेशा है कि अलगाववादी अमरनाथ यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक समेत कई और अलगाववादी नेताओं को शुक्रवार शाम से ही घर में नजरबंद कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कल बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पूरे कश्मीर में तनावपूर्वक स्थिति बनी हुई है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं श्रीनगर का मायसूमा इलाका है, जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है और आप देख सकते हैं किस कदर सुरक्षा बल यहां चप्पे चप्पे पर तैनात है। श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय आतंकी बुरहान मुजफ्फर वानी को सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को अनंतनाग में ढेर कर दिया। 21 साल के बुरहान वानी पर 10 लाख रुपए का इनाम था। तो आपने देखा किस तरह से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है एहतियातन। उसके अलावा जो मोबाइल इंटरनेट सेवा है उस पर रोक लगा दी गई है। कुछ ट्रेन सेवाओं को भी रोका गया है। जय नारायण जी, अलगाववादी नेताओं की अगर बात करें तो आपको लगता है कि ऐसे मौके उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं? जिस तरह से सैयद अली शाह गिलानी की बात करें, मीरवाइज उमर फारूक की बात करें, यासीन मलिक की बात करें, सब बुरहान के समर्थन में उतर आए हैं। आपको लगता है कि इनको भी मौका मिलता है अगर
सरकार चाहती तो बहुत शांति से सब कुछ दफन कर सकती थी, लेकिन मौका दिया गया इन लोगों को। देखिए, अलगाववादी नेताओं का जहां तक मानसिकता और उनके मानस का सवाल है, हम सब जानते हैं कि वो किसी भी तरह की, इनको एक छोटी सी भी बात मिल जाती है उस पर वो खड़े हो जाते हैं। और सरकार ने भी और सेना ने भी जो एहतियाती तौर पे जो भी करना चाहिए किया है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया है। उनको अपने घरों में नज़रबंद रखा गया है, पूरा बस चुस्त दुरुस्त बंदोबस्त किया गया है। अब अमरनाथ की यात्रा रोकी जाने का मैं मानता हूँ कि एक रीज़न यही है कि कुछ कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो एक ऐतिहासिक तौर पे उसको रोका गया है। मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जब लंदन के ट्यूब रेलवे में जब बम ब्लास्ट हुए थे, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बाहर थे। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अभी आलोक जी कूद के बता रहे थे, तब वो बाहर थे, G7 की कॉन्फ्रेंस में थे। तो वहाँ के विपक्ष के नेता को पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है। सिर्फ 3 ही सेंटेंसेस में उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, दिस इज द अटैक ऑन ब्रिटेन, वी कंडेम इट। दूसरा सेंटेंस था, आवर सिंपैथीज गो विद दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स और आर इंजर्ड। और तीसरा सेंटेंस था, वी आर कॉन्फिडेंट द गवर्नमेंट मस्ट बी डूइंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो ऐसे मौके पे, जबकि अब एक तरह से इस तरह की आपत्ति उठ खड़ी हुई है, मैं अपेक्षा करता था कि कांग्रेस के सज्जन भी इस समय जैसे उनके जो प्रवक्ता है गुलाम नबी आजाद साहब ने जिस तरह से बात कही है, कहीं एक शब्द भी राजनीति का उन्होंने अपने स्टेटमेंट में नहीं रखा है। मगर वो सोच सही सोच है, वो उससे दूर हटके जिस तरह की बातें आलोक जी कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि मुस्लिम लीग को केरला में उन्होंने साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। चलिए आलोक जी, आपको लगता है कि ऐसे मौके पे ये मौका नहीं है, पेशेंस रखने की जरूरत होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको मिलकर एक स्थायी हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो नेता क्यों नहीं ऐसे मौके पर भी एक साथ दिखते हैं, एकजुट दिखते हैं? ब्रजेश जी, हम बिल्कुल एक साथ दिखेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन धारा 370 पर अगर वोट मांगी जाए और उसके बाद उसको भूल जाया जाए तो सवाल उठाए जाएंगे। अगर 26/11 के अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी बॉम्बे में खून से सना हुआ पोस्टर लगाए, तो आज सत्ता में आने के बाद इनसे सवाल पूछे जाने लाजमी है। आज आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कि हम संयम रखें। भाई, हम संयम रख रहे हैं, हम कब नहीं संयम रख रहे हैं? आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में भी है, संयम आपको रखना है। सुशील भाई की बातें उनको समझ नहीं आई है अभी तक। अमरनाथ यात्रा बंद, बोर्ड के एग्जाम कैंसिल, 10 से ज्यादा लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, रेल बंद, मोबाइल बंद, पूरी घाटी में कर्फ्यू, और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो राष्ट्रवादी है और कांग्रेस जो है सवाल पूछ रही है, ये देशद्रोही है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। क्या सिंपल इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर सरकार से सवाल पूछा जाना गलत है? क्या वो देशद्रोही है? क्या ब्रिटेन का एग्जाम्पल यहां पर सूट होता है? पठानकोट में SIT आए और कांग्रेस सवाल पूछे तो वो देशद्रोह हो जाती है, लेकिन जब भारत की SIT वहां पर ना जाए तो बीजेपी का कोई नेता आकर जवाब नहीं देता है। मोदी सरकार अगर कश्मीर नीति में फेल हो, इनसे सवाल पूछा जाए तो गलत है। हम आए तो 2400 आतंकवादी थे, हम सरकार छोड़कर गए तो 400 थे, आज दोबारा से 2400 आतंकवादी हो जाए, बीजेपी से सवाल मत पूछिए। अगर सवाल पूछेंगे आप तो देशद्रोही हैं। धारा 370 पर आप वोट मांग सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सवाल नहीं करेंगे। सैनिक कॉलोनी के ऊपर कितने कदम हम आगे बढ़े, बीजेपी से सवाल मत कीजिए, क्योंकि राष्ट्रभक्त लोग हैं और हम देशद्रोही लोग हैं। सुशील भाई की बातों ऐसे शायद कश्मीर की समस्या कभी हल ना हो पाए। सुशील जी, आपको लगता है कि इससे ऊपर उठने की जरूरत है? सुशील भाई, ब्रजेश जी, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को ब्रजेश जी, मैं आलोक जी द्वारा, आपकी इंटेलिजेंस, ब्रजेश जी, जी सुशील जी बोलिए। ब्रजेश जी, हाँ, मैं आलोक जी द्वारा व्यक्त की गई सहानुभूति के लिए आभारी हूं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये समस्या सिर्फ 2 साल पुरानी नहीं है। इस समस्या को कैंसर बनाने में आपकी पार्टी हम आज की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर लें। अब आप पंडित जब आपके ऊपर बात आई तो संभाले नहीं संभल रहा। अब आपके ऊपर बात आई तो आपने आज की बात करनी शुरू कर दी ना। बीजेपी वाले आप भी इतिहास पे गए थे, आपके ऊपर भी थोड़ा संयम, तो थोड़े संयम के साथ बोलने दीजिए। में कैंसर लाके छोड़ा है कश्मीर को, थोड़े संयम के साथ। चलिए सुशील जी, आलोक जी,
अरे तो कैंसर का इलाज आलोक करने जी, का थोड़े समय, उस संयम कैंसर के को साथ। बढ़ाने का समय नहीं है। मोदी आलोक जी, मैं सरकार जानना पूरी तरह से चाहूंगा। उस कैंसर को बढ़ा रही है। अरे आलोक जी बोलने तो दीजिए सुशील बिल्कुल जी आप को। ठीक कह रहे हैं। आज उस कैंसर के इलाज का समय है और वो इलाज दोनों दलों को, पूरे देश को मिलकर करना पड़ेगा। एक जी। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके नहीं होगा। बिल्कुल देश बिल्कुल को सुशील जी, कमजोर बिल्कुल करके आप यही इस उम्मीद समस्या की का जानी समाधान चाहिए। नहीं कर सकते। बिल्कुल यही उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे गंभीर मुद्दे पे तो कम से कम आरोप प्रत्यारोप ना हो, जैसा कि सुशील जी का कहना है। फाउंडर है रूट्स इन कश्मीर, कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उनका भी यही मानना है कि कहीं सियासत में गुल हो जाती है, जो समस्याओं का जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वो ऐसी सियासत में आरोप प्रत्यारोप के बीच खो जाता है। और अगर ऐसा होता रहो तो शायद हम लोग कभी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जो कोशिश हुई है एक आतंकवादी को हीरो बनाने की, ये वाकई चिंता का विषय है और इस पर सरकार को और तमाम दलों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।